गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 16 जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से लोग आदिवासियों को देखा करते हैं, उनके बारे में व्यक्ति आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं, वे उनके रहन सहन के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वे आदिवासियों को समाज से अलग क्यों रखते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था और इनको समझने की हमने कोशिश भी की थी। ठीक क्लास, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, आदिवासी और उनका डेवलपमेंट। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India। जैसा कि आपने अपनी हिस्ट्री बुक में पहले ही पढ़ लिया है, फॉरेस्ट्स वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल सिविलाइजेशंस इन इंडिया। कि भारत के अंदर जो जंगल थे, ठीक है, वह सबसे बड़ी कठिनाई रही है साम्राज्यों का उदय होने में और सिविलाइजेशंस का उदय होने में। क्यों? क्योंकि जहाँ पर साम्राज्य होते थे तो वहाँ पर नगर बसते थे, जहाँ पर सभ्यता होती थी वहाँ पर नगर बसते थे। ठीक है, दुकानें होती थी, घर होते थे, लेकिन इन सब की जगह पर क्या थे? फॉरेस्ट थे, जंगल थे। मेटल ऑर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, लैक, honey and animals themselves, elephants, the mainstay of imperial armies, all came from the forests। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जंगलों से समाज को मेटल ऑर्स मिलते हैं, मतलब धातु अयस्क मिलते हैं। जैसे मेटल कौन कौन सी मिलती है? आयरन मिलती है, कॉपर मिलती है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कोल मिलता है, डायमंड मिलता है। अब देखो, कोल जो होता है वो क्या होता है? कोयला होता है। कोल क्या होता है? कोयला होता है। और कोयला जो होता है, हम नॉर्मल भाषा में ये बोल देते हैं कि कोयला होता है जो लकड़ी से जलकर बनता है, लेकिन कोयले के भी प्रकार होते हैं क्लास, याद रखना। कोयले के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। कोयला 4 तरीके का होता है। पहला होता है इसका एंथ्रासाइट, दूसरा इसका होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है पीट। समझ रहे हो? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सबसे बेस्ट जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे वर्स्ट जो कोल होता है वो होता है पीट होता है। ठीक है क्लास, एक इसमें लिखा हुआ है एंड डायमंड्स। अब देखो, डायमंड्स जो है, डायमंड, ठीक है, वो कार्बन का ही एक रूप है। डायमंड जो है वो किसका एक रूप है? कार्बन का। और हम ये जानते हैं कि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। समझ रहे हो क्लास? कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन कार्बन के जो एलोट्रोप्स है, कार्बन के जो रूप हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, ठीक है, और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है, ये कार्बन के क्या हैं? रूप हैं। अब देखो, डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है, ठीक है, डायमंड जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता। इस वजह से डायमंड किससे बना है? कार्बन से। और कार्बन खुद क्या है? एक नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन होते हैं? जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन कार्बन का ही एक जो रूप है ग्रेफाइट, कार्बन का ही एक जो रूप है ग्रेफाइट, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो ग्रेफाइट ही एक मात्र ऐसी एक नॉन मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इस वजह से ग्रेफाइट नॉन मेटल्स का क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। और आपने ग्रेफाइट बहुत जगह देखा होगा, आपकी पेंसिल की जो लीड होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। तो ये जितने भी धातु हैं, चाहे वो लोहा हो, ठीक है, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोल हो और डायमंड हो, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों के अंदर ही माइंस लगती है। ठीक है, इनवैल्यूएबल टिम्बर, ठीक है, अमूल्य टिम्बर वहाँ से मिलता है, बहुत सारी लकड़ियाँ वहाँ से मिलती है। मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दवाइयों के लिए जंगलों से मिलती है। और एनिमल प्रोडक्ट्स भी वहीं से मिलते हैं, जैसे वैक्स हो गया या हनी हो गई। हनी हम जानते हैं कि मधुमक्खियों से मिलता है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स है जो कि इनवैल्यूएबल है। एंड एनिमल्स देमसेल्व्स, और हमें वहाँ से बहुत काम के जानवर भी मिलते हैं, जैसे एलिफेंट्स, द मेन स्टे ऑफ इंपीरियल आर्मीज। ठीक है, एलिफेंट्स क्या थे? पहले वाली आर्मीज के क्या थे? मेन स्टे थे, मतलब वो उनके मुख्य हथियार होते थे, जैसे एलिफेंट होता था। ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, ये सब कहाँ से आते हैं? जंगलों से ही आते हैं।
In addition, the continuation of life depended heavily on forests that help recharge many of India's rivers, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water। देखिए क्या बोल रहा है क्लास, इस चीज़ को समझिए। इसके अलावा जंगलों पर जीवन की निरंतरता बहुत अधिक निर्भर करती है, मतलब जंगलों से ही हमारा जीवन है, मतलब जंगलों से हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, जो भारत की कई नदियों का पुनर्भरण में मदद करती है। क्यों? देखो भारत की बहुत सारी जो नदियाँ होती है वो जंगलों के थ्रू ही निकलती है, और अगर वन नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो भूमि का कटाव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमि का अगर कटाव हो जाएगा तो नदियाँ अपना रास्ता बना नहीं पाएगी। और जैसा कि अब स्पष्ट हो रहा है, हमारे वायु और जल की उपलब्धता और गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल हमारे जो वायु और जल है उनकी उपलब्धता और गुणवत्ता के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट कन्वर्टेड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद ये क्या देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट जो थे, ठीक है, फॉरेस्ट जो थे वो 19वीं शताब्दी में हमारे देश का एक मेजर पार्ट को लिए हुए थे। एंड द आदिवासीज हैड ए डीप नॉलेज ऑफ, और आदिवासियों को जंगलों की बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट एट लीस्ट टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी तक फॉरेस्ट जो थे वह हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से को घेरे हुए थे, और आदिवासी ही जंगलों की नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वे जंगलों के हर एक रास्ते को जानते थे, वे हर एक ट्रैक्ट को जानते थे मिडल 19th सेंचुरी तक। ठीक है, दिस मेंट दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स। इसका मतलब क्या था कि इन आदिवासियों पर बहुत सारे व्यक्ति शासन नहीं कर सकते थे, और ना ही इन पर कोई साम्राज्य शासन कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर किसी साम्राज्य या अगर सभ्यता को कहीं पर अगर बसाना भी हो तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जंगल बहुत कम होने चाहिए, इनका यह मानना था। इंस्टेड ऑफन एम्पायर्स हेविली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसके बजाय अक्सर वन संसाधनों की महत्वपूर्ण पहुंच के लिए आदिवासियों पर बहुत सारे साम्राज्य निर्भर थे। ठीक है, इसके बजाय अक्सर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंचने के लिए भी एम्पायर्स किनकी हेल्प लेते थे? आदिवासियों की हेल्प लेते थे। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रारी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज़। यह आज आदिवासियों की हमारी छवि के विपरीत है। मतलब आज हम आदिवासियों को किस तरीके से मानते हैं वो पहले वाली चीज़ से क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, जो कि कुछ हद तक सीमांत और शक्तिहीन समुदाय है। क्योंकि हम आदिवासियों को क्या मानते हैं? शक्तिहीन समुदाय मानते हैं, क्योंकि इनके पास कम शक्ति होती है। इन द प्रेजेंट कॉलोनियल वर्ल्ड, अभी जो प्रेजेंट कॉलोनियल वर्ल्ड जो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर्स। ठीक है, उन्हें परंपरागत रूप से हंटर गैदरर्स के हिसाब से मान लिया गया है। हंटर गैदरर्स का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं और एक जगह पर नहीं रहते हैं। एंड नोमड्स का मतलब क्या होता है? इधर से उधर घूमने वाला, जिन्हें हम नोमैडिक भी कहते हैं। एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और वे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से चलाते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक ऐसी क्रिया होती है जहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय के लिए उस खेत पर उस ज़मीन के टुकड़े पर खेती की जाती है और वापस उसको जला दिया जाता है और दूसरी जगह पर जाकर वहाँ पर क्या की जाती है? फिर खेती की जाती है। And the cultivating in one place. Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced. ठीक है, although ये क्या बोल रहा है? Although these remain, यह जो समय था, ठीक है, यह जो समय था for the past 200 years, पिछले 200 वर्षों तक का यह जो समय था आदिवासियों का, have been increasingly forced। ठीक है,
उन पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा है। थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू उन पर दबाव बनाया जाने लगा। फॉरेस्ट पॉलिसीज और पॉलिटिकल फोर्स के थ्रू आदिवासियों पर दबाव बनाया जाने लगा, और स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्री के फोर्स के थ्रू भी आदिवासियों पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे अपने जो टू माइग्रेट टू लाइव्स एज वर्कर्स इन प्लांटेशंस, ठीक है, कि वे अपनी जहाँ पर वे रहते हैं जंगलों में, उनको छोड़कर शहरों में आकर रहें और अपनी मतलब एज ए वर्कर की तरह काम करे। एट कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करे वर्कर की तरह, या इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करे, या कहीं पर घरेलू नौकर बनकर ये आदिवासी घर पर काम करे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज, आदिवासियों का डायरेक्ट जो कंट्रोल था वह अपनी फॉरेस्ट टेरिटरीज पे नहीं था, और वे जंगलों का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम, पेज नंबर 86 पे। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट लैंड को टिम्बर के लिए क्लियर कर दिया जाता है और वहाँ पर खेतीबाड़ी या इंडस्ट्रीज का बसा दिया जाता है। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स। आदिवासी भी उन एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं या बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें मिनरल्स या नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से निकलते हैं? माइनिंग से या लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स से। ठीक है, आगे देखो ये क्या कह रहा है। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कल्यूडेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड। ठीक है, देखो आदिवासी जमीन पर कब्जा करने के लिए शक्तिशाली ताकतें अक्सर मिलीभगत करती रहती है। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। अधिकांश समय भूमि को बलपूर्वक निकाल लिया जाता है, मतलब आदिवासियों से भूमि को बलपूर्वक निकाल लिया जाता है और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। एक ऑफिशियल फिगर के अनुसार 50% से भी ज़्यादा के व्यक्ति माइनिंग या माइनिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाते हैं, और वे पर्सन्स कौन से होते हैं? आदिवासी ही होते हैं, जनजाति वर्ग के आदिवासी ही होते हैं। Another recent survey report by organizations working among Adivasis shows then that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals। एक जो अभी एक रिसेंट में ही सर्वे हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि आदिवासियों के लिए काम कर रही है, उनमें 79% से भी ज़्यादा व्यक्ति आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के और झारखंड के जिलों से एक जगह से दूसरी जगह पर बस चुके हैं, और वे सब व्यक्ति कौन थे? ट्राइबल्स ही थे। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैव ऑल्सो गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े जो कि आदिवासियों की थी, वे भी इंडिपेंडेंट इंडिया के होने पर उन ज़मीनों पर क्या बन चुके हैं? अब बहुत बड़े बड़े डैम बन चुके हैं आदिवासियों की ज़मीनों पर। इन द नॉर्थ ईस्ट एक सेकेंड, देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिट्रीराइज्ड। उत्तर पूर्व में उनकी भूमि अत्यधिक सैन्यीकृत है, मतलब आदिवासी जहाँ पर उत्तर पूर्व क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर अभी भी क्या है? सेनाएं हैं। India has 104 national parks covering 40,501 स्क्वायर किलोमीटर एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया के अंदर 104 नेशनल पार्क्स हैं जिन्होंने 40,501 स्क्वायर किलोमीटर और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बसी हुई है, जो कि भारत का लगभग 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए है। These are areas where tribals originally lived but were evicted from। यह ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जनजाति वर्ग के व्यक्ति रहते थे लेकिन इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। When they continue to stay in these forests, ठीक है, they are termed encroachers।
जब भी आदिवासी इन जंगलों में वापस रहते हैं तो आदिवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जाता है। तो क्लास 8th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।